वेलकम बैक टू अवर चैनल। रियल लाइफ इंस्पिरेशनल बिलियनर सक्सेस स्टोरीज की इस सीरीज में हम आपके लिए कहानी लाए हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी पत्नी से 10,000 रुपये उधार लेकर 6.5 लाख करोड़ की आईटी कंपनी खड़ी कर दी। महज 10,000 रुपये से शुरू हुई यह कंपनी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र की दुनिया की टॉप की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार की जाती है। हम बात कर रहे हैं देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस की, और आज ये उसी व्यक्ति की कहानी है जिन्होंने अपने 6 मित्रों के साथ मिलकर इन्फोसिस की स्थापना की और अपने आत्मविश्वास, हिम्मत, साहस और दूरदर्शी सोच के साथ इस कंपनी को सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। 1981 में नारायण मूर्ति ने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर इन्फोसिस की नींव रखी और वह साल 2002 तक कंपनी के सीईओ रहे। तो चलिए शुरू करते हैं नारायण मूर्ति की सफलता की प्रेरणादायक कहानी। उनका पूरा नाम नागावारा रामाराव नारायण मूर्ति है और उनका जन्म 20 अगस्त 1946 में कर्नाटक के कोलार जिले के एक ग्राम में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके परिवार में 8 भाई और एक बहन है। उनके पिताजी एक स्कूल शिक्षक थे। नारायण मूर्ति बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल से की। उसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर में प्रवेश के लिए परीक्षा दी, जिसमें उन्हें स्कॉलरशिप के साथ प्रवेश की मंजूरी दे दी गई। लेकिन स्कॉलरशिप से शिक्षा का खर्च पूरा ना होने के कारण अपने पिताजी की सलाह पर उन्होंने एक स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में प्रवेश ले लिया और 1967 में वहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त की। आईआईटी में जाना उनका एक सपना था। बेशक वो अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी से नहीं कर पाए, पर उन्होंने हार नहीं मानी और इसके बाद 1969 में आईआईटी कानपुर से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। आईआईटी कानपुर में अपनी पढ़ाई के वक्त कॉलेज में अमेरिका से कंप्यूटर के ऊपर लेक्चर देने आए प्रोफेसर की बातों से वे खूब इम्प्रेस हुए और फ्यूचर में सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के आइडिया उन पे ऐसा स्ट्राइक किया कि उन्होंने अपनी ब्रांच ही बदल डाली और वहीं से कंप्यूटर की फील्ड में वे चल पड़े। नारायण मूर्ति को अपनी मास्टर्स की डिग्री की शिक्षा लेते वक्त ही एचएमटी, टेल्को, एयर इंडिया जैसी कंपनियों से उच्च वेतन पर नौकरियों के मौके मिले, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आईआईएम अहमदाबाद में प्रमुख सिस्टम प्रोग्रामर के तौर पर की। वहां पर वो रोज लगभग 20 घंटे कार्य करते थे। अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने एक टाइम शेयरिंग कंप्यूटर प्रणाली स्थापित करने का काम किया। इसके बाद 1970 के दशक में उन्होंने कुछ वर्ष पेरिस में रहकर विदेशों में अपना कार्य किया। इसके बाद वो फिर भारत लौटे और अपनी सॉफ्ट्रॉनिक नामक कंपनी शुरू की, जो जल्द ही बंद हो गई। जिसके बाद उन्होंने पुणे में पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स में नौकरी शुरू की। नारायण मूर्ति जी की पीसीएस में नौकरी के दौरान कई सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल से मुलाकात हुई, जिनके साथ उन्होंने 1981 में अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपये उधार लेकर इन्फोसिस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इन दोस्तों में नंदन नीलेकनी, एसडी शिबूलाल, क्रिस गोपाल कृष्ण, अशोक अरोड़ा, एनएस राघवान और के दिनेश के नाम शामिल हैं। कंपनी ने अपना पहला ऑफिस भी मूर्ति जी के घर स्थित पहले कमरे में ही खोला था। वहीं ये बात आपको चौंका देगी कि नारायण मूर्ति नहीं बल्कि एनएस राघवान इन्फोसिस के पहले कर्मचारी थे। 1980 में भारत में आज की तरह व्यापार करना इतना आसान नहीं था। लाइसेंस राज का दौर था और बिना सरकार की इजाज़त की कुछ भी करना नामुमकिन था। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना हो या फिर कोई टेक्नोलॉजी मटेरियल इंपोर्ट करना हो, इन सब के लिए बहुत लंबे प्रोसीजर्स हुआ करते थे। मूर्ति जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 1980 में व्यापार करना मुश्किल था। हमें इन्फोसिस के लिए टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए 1 साल और पहला कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस का 3 साल तक इंतज़ार करना पड़ा था। इन्फोसिस में पहला कंप्यूटर 1983 में आया। पहले इन्फोसिस आईटी कंपनी नहीं थी और ना ही कोई इंटरनेशनल मार्केट में जान पहचान थी। इसलिए इन्फोसिस ने कर्ट सैलमन एसोसिएट्स नाम की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया, जो कि 1989 में कोलैप्स हो गया। करार टूटने के बाद इन्फोसिस के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया, जिसके बाद कंपनी के संस्थापक सदस्यों में से एक अशोक अरोड़ा ने कंपनी को छोड़ दिया था।
फिर मूर्ति ने इन्फोसिस की कमान संभाली और पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। 1991 में मनमोहन सिंह, जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके बदौलत इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ और उसके बाद इन्फोसिस ने बहुत ग्रो किया। मुंबई के एक अपार्टमेंट में शुरू हुई एक कंपनी की प्रगति की कहानी आज सारी दुनिया जानती है। इन्फोसिस की स्थापना करने के बाद उसके विकास में उनके सभी साथियों ने काफ़ी मेहनत की थी। उनकी कड़ी मेहनत और लगन से 1991 में इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज इन्फोसिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित हो गई। इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज ने साल 1999 में एक और इतिहास रचा, जब कंपनी के शेयर अमेरिकी शेयर बाजार नैस्डैक में रजिस्टर हुई। देश की कामयाबी में इन्फोसिस का हाथ काफ़ी बड़ा रहा है। कंपनी ने देश में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों को रोजगार दिया है। नारायण मूर्ति ने साल 2002 में इन्फोसिस टेक्नोलॉजी की कमान अपने साथी नंदन नीलेकनी को दे दी। हालांकि नारायण मूर्ति इन्फोसिस के साथ मार्गदर्शक के तौर पर जुड़े रहे। पूरे 21 वर्षों तक उन्होंने भारतीय आईटी के विकास के लिए वैश्विक स्तर पर चलने वाले मॉडल्स का निर्माण किया और अपने नेतृत्व में एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी को दुनिया की बड़ी कंपनियों के समक्ष खड़ा कर दिया। नारायण मूर्ति साल 1992 से 1994 तक नास्कॉम के अध्यक्ष भी रहे। बाद में वो इन्फोसिस कंपनी के अलावा कई बड़ी और नामी कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत रहे। साल 2005 में उनको विश्व का 8वां सबसे बेहतरीन लीडर चुना गया। अपने अब तक के जीवन में वे बहुत से अवार्ड और पुरस्कार और सम्मान के हकदार रह चुके हैं। इसके साथ ही भारत सरकार ने भारतीय आईटी क्षेत्र में उनके अतुल्य योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण और पद्मश्री से नवाजा है। आज वह कई लोगों के आदर्श हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि उन्होंने जो भी कुछ कमाया है वह मूर्ति की कंपनी इन्फोसिस के शेयरों की बदौलत, और उन्होंने अपनी सारी कमाई इन्फोसिस को ही दान कर दी। स्थानिक लोग तो नारायण मूर्ति को भगवान की तरह पूजते हैं। आज वह हैं देश और दुनिया के लाखों युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हमें आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।